जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्या है, श्रीलंकाई संकट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीलंकन क्राइसिस। बीपीएससी में बाइलैटरल क्वेश्चन तो जो है आईआर में नहीं पूछा गया है, अभी तक लगभग नहीं पूछा गया है। लेकिन इसको जो है ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया तो पूछा नहीं जाएगा, संभावना कम है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इस पर कोई रोक नहीं लगा हुआ है पूछने पर। लेकिन अगर नहीं पूछा जाता है तो दूसरे रूप में इसको पूछ लिया जा सकता है, जैसे भारत के पड़ोसी देशों को रिलेट करके पूछा जा सकता है, या फिर इंडिया चाइना रिलेशन को पूछा जा सकता है, या चीन का दक्षिण एशिया में प्रभाव क्या कैसे है, इसके इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस संकट के बारे में जानते हैं कि श्रीलंकाई सरकार के गलत नीतियों के कारण जो है श्रीलंका का संकट आया है। और वहाँ आज के डेट में लोगों को जो आवश्यक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसे भोजन, दवा, ईंधन इत्यादि के लिए। आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ अभी जो है 51 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज है उसके पास, विदेशी कर्ज। हालांकि चुनाव हुआ है वहाँ, राष्ट्रपति चुनाव के बाद कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखे हैं, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और जो है डे टू डे लाइफ है वो पटरी पे आ रहा है, सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। अगर श्रीलंका का संकट बना रहता है तो दक्षिण एशिया के साथ साथ ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, और किया भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि चीन को तो काफ़ी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसे दो महाशक्तियां जो है भारत और चीन सीधे तौर पर संबंधित है। अच्छा, इसके श्रीलंकाई संकट का कारण क्या है और क्या उसका जो है भारत पर प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले हम लोग भारत और श्रीलंका का संबंध देख लेते हैं, क्या क्या संबंध है। तो सहयोग के क्षेत्र क्या है, यानी कि दोनों का पॉजिटिव संबंध क्या है। तो सबसे पहला है आर्थिक सहयोग। ठीक है, आर्थिक सहयोग में इन दोनों को आर्थिक और व्यापारिक संबंध को जो है आप एक करके भी लिख सकते हैं। हालांकि आर्थिक सहयोग में भारत क्रेडिट लाइंस और क्रेडिट स्वैप उपलब्ध कराता है। व्यापारिक संबंध में यहाँ 2000 ईस्वी में मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। 2020 में जो है 3.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। उसके बाद 2020 में ही सार्क के जो देश हैं उसमें श्रीलंका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है विकास में भागीदार। त्रिकोमाली तेल टैंक, त्रिकोमाली तेल टैंक का जो फॉर्म है, तेल टैंक फॉर्म है, उसको संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका विकसित करने के लिए समझौता किए हैं। उसके बाद भारत द्वारा यहाँ पर आवास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, आवास बनाया जा रहा है। चौथा है भारत द्वारा निवेश। अच्छा, ये पॉइंट फॉर्म में इसलिए लिखा जा रहा है, हम इस पर कोई लेक्चर नहीं करना है हमको, बस आंसर जो क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में उसके पर्सपेक्टिव से हम बस इसको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस हमने स्लाइड और पीपीटी भी उसी तरीके से तैयार किया है। ठीक है, इसको काफ़ी बस इसको पॉइंट नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से सुन लीजिए। एक दो जो फैक्ट हम बोलते जा रहे हैं, आप चाहें तो उसको वीडियो पॉज कर लिख भी सकते हैं। तो चौथा पॉइंट है भारत द्वारा निवेश। तो भारत जो है अक्षय ऊर्जा परियोजना और आईटी प्रौद्योगिकी में निवेश किए हुए है और करता है। इसके बाद पांचवा जो है वो पर्यटन है। पर्यटन दोनों देश के बीच में काफ़ी अच्छा है, भारतीयों के लिए पसंदीदा समुद्री पर्यटन स्थल है श्रीलंका। सांस्कृतिक सहयोग भी है, बौद्ध धर्म का सहयोग है, हिंदू धर्म से भी सहयोग है। ठीक है, और भारत में अध्ययन के लिए आते हैं श्रीलंकाई छात्र उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए। दक्षिण भारत की जो वेशभूषा और खान पान उससे काफ़ी मिलता जुलता है इनका। उसके बाद छठा हो गया सांस्कृतिक। सातवां सैन्य सहयोग है, हम लोग जो है युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे मित्र शक्ति है, और भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो हम लोगों के बीच में चुनौतियां हैं, भारत और श्रीलंका के संबंध में चुनौतियां क्या है, यानी कि निगेटिव संबंध क्या है। तो सबसे पहला तो है चीन का प्रभाव है। श्रीलंका जो है वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। ठीक है, चीन के साथ इनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं और BRI में ये शामिल हो चुका है। इसके बाद एक बंदरगाह चीन को सौंप चुका है जिसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। तो मन्नार की खाड़ी में द्वीप पर जो है द्वीप का विकास का कार्यक्रम जो है वो चीन को सौंपा है। और जिस द्वीप के विकास के लिए चीन को सौंपा गया है उससे भारत के यानी कि तट यानी तमिलनाडु का दूरी जो है मात्र 50 किलोमीटर है। और ध्यान देने वाली बात है कि तमिलनाडु में 2 हमारा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो काफ़ी चिंताजनक है भारत के लिए यह। इसके बाद दूसरा है मछुआरों के मुद्दे जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसे एक है कच्चा तीबू तट, कच्चा तीबू तट। तो ये जो द्वीप है वो भारत जो है श्रीलंका को सौंप चुका है। इसका भारतीय मछुआरों ने विरोध भी किया था। तो क्या होता है कि यहाँ पर भारतीय मछुआरे जो पहुँच जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में वहाँ मछली उपलब्ध होती है, तो उसको श्रीलंकाई सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो तनाव का कारण बनता है। अच्छा, एक और है तलाई मन्नार, यहाँ भी यही स्थिति रहती है। आप उदाहरण में इनको लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है एक दूसरे पर संदेह करना, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विश्वास की कमी। विश्वास की कमी है, इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। एक व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि, एक ये है, और दूसरा मुद्रा विनिमय समझौता जो 2021 का है। इन दोनों पर जो है श्रीलंका ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। ठीक है, यानी दोनों समझौता या संधि नहीं हो पाया है। चौथा है स्पष्ट समुद्री सीमा का निर्धारण। ठीक है, ये आप मछुआरों वाले मुद्दा हैं, यहाँ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। निर्धारण न होने के कारण जो यहाँ के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका के सीमा में पहुँच जाते हैं। ठीक है, पांचवा है परियोजनाओं में बाधा। जैसे कुछ परियोजना जो है श्रीलंका द्वारा वो रद्द कर दी गई है, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं जाफना हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना। दूसरा जैसे उदाहरण दे सकते हैं संपूर्ण बिजली संयंत्र। तीसरा उदाहरण दे सकते हैं आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना। इन सब परियोजनाओं को जो है श्रीलंका द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो ये निगेटिव पॉइंट्स हो गए, यानी कि जो चुनौतियां हैं भारत का श्रीलंका के संबंध में वो हो गया। अब देख लेते हैं, ये तो रिलेशन का बात हो गया कि क्या संबंध है, चुनौतियां क्या हैं और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं। अब हम लोग देखते हैं जो मेन बात है श्रीलंकाई संकट जो हम लोग देख रहे थे, किस प्रकार वहाँ पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि कुछ सरकार ने नया सरकार आने के बाद कुछ सुधार हुआ है। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। श्रीलंकाई संकट का एक कारण जिम्मेदारी में इससे कई कारण हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहला लिख सकते हैं आप राजनीतिक कारण जो है। और राजनीतिक कारण में जो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, इनका नाम राष्ट्रपति क्या नाम है, गोटबाया राजपक्षे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद मनमाने फैसले लेने शुरू कर दिए। ठीक है, लोक लुभावन चुनावी वादे किए और
विशेषज्ञों की जब आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई तो विशेषज्ञों की राय नहीं ली, और मंत्रिमंडल में जो अपने फैसले लेते थे उसका खुलकर चर्चा नहीं करते थे। और कारण कह सकते हैं कि वहाँ विपक्ष भी कमज़ोर था, तो कमज़ोर विपक्ष। दूसरा, कोविड-19 का प्रभाव, कि लॉकडाउन लग गया संपूर्ण विश्व में, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और जो पर्यटन है, ठीक है, इसका प्रभाव पर्यटकों की संख्या में कमी पर पड़ा, क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया है तो लोगों का आवागमन बंद हो गया, तो पर्यटन के लिए लोग नहीं आने लगे। और इसमें जो है पर्यटन का, इसका जीडीपी का 13% लगभग जो है 13% हिस्सा जो है पर्यटन से आता है श्रीलंका में, तो प्रभावित हुआ काफ़ी। इसके बाद तीसरा आप लिख सकते हैं कानून व्यवस्था की खराब स्थिति। 2019 में यहाँ पर सिलसिलेवार बम धमाका हुआ, जिसको ईस्टर बम धमाका कहते हैं। यहाँ पर 269 लोग मारे गए, 269 लोग मारे गए, जिसमें से 45 जो थे वो विदेशी लोग थे। अब ऐसी स्थिति रहेगी तो विदेशी लोग पर्यटन के लिए कम आएंगे, ठीक है। भारत से भी काफ़ी लोग जाते थे, ब्रिटेन और रूस से भी यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग पहुँचते थे, तो इन लोगों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई। तो फिर और यहाँ बम धमाके के बाद यहाँ सांप्रदायिक जो है दंगे हो गए, सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो गया, धार्मिक तनाव हो गया, अस्थिरता का माहौल हो, इससे ही पर्यटकों की संख्या में कमी हुई, ठीक है। और चौथा आप लिख सकते हैं पर्यटकों की संख्या कम, जिसका कारण आप ये दे सकते हैं। और पर्यटकों की संख्या में कमी का परिणाम ये हुआ कि यहाँ जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो हो रहा था, विदेशी मुद्रा जो आ रहा था उसमें जो है कम होने लगा, ठीक है। और पर्यटन क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए थे, होटल है, रेस्तरां है, या फिर समुद्र के किनारे, समुद्री बीच के पर जो लोग दुकान लगाते हैं, या फिर जो व्यापारी हैं, उनका वो लोग बेरोजगार हो गए, तो इसका ही प्रभाव पड़ा। उसके बाद पांचवा कर सकते हैं आर्थिक नीतियां जो है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, ये कारण है आर्थिक नीतियां। तो हालांकि आर्थिक नीतियों के लिए हमने एक अलग बनाया है, इसको यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग यहाँ भी चर्चा करेंगे। आर्थिक नीतियाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इनको 2019 में आगाह कर चुका था कि अगर आप इसी तरह आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे और आमदनी कम रहेगी, जो कि खर्चा जो कि आमदनी से ज़्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति बनी रही तो आपकी घाटे वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा आपका देश। और वही हुआ। इसमें क्या किया इन्होंने कि जीएसटी जो 15% था, जो चुनावी वादे किए थे, उसको घटा करके 8% कर दिया। यहाँ 2% नेशन बिल्डिंग टैक्स लगता था, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब राजस्व में कमी आ गई तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी ही, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको यहाँ चर्चा कर लेते हैं, आर्थिक नीति वाला। विदेशी मुद्रा भंडार में इनका कमी हो गया। 2018 में इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार था 6.9 मिलियन डॉलर, जो 2022 में घटकर 6.9 बिलियन डॉलर था, और ये घटकर हो गया 2022 में 2.2 बिलियन डॉलर, तो काफ़ी कमी हो गया। 2016 में इनको कर्ज की ज़रूरत थी, तो आईएमएफ से कर्ज लेने गए तो उन्होंने भी कुछ शर्तें लाद दी, उसका ही प्रभाव पड़ा। उसके बाद निवेश में कमी हो गई, खराब माहौल होने के कारण देश में निवेश में कमी हुई। उसके बाद जो ये कर्ज लिए थे उसमें ऋण भुगतान करने में विफल हो गए, तो ऋण भुगतान करने में विफल हो गए तो दूसरे लोग और ऋण ले नहीं सकते हैं। तो ये सब नीतियों के कारण जो है ये प्रभाव पड़ा। अब और कौन कौन सा था इसको देख लेते हैं, जो यहाँ छोड़ दिया था हमने। ये आर्थिक नीतियों के बाद छठा आप लिख सकते हैं चीन का ऋण जाल। बीआरआई के माध्यम से जो निवेश मिला इसको श्रीलंका को, वो निवेश और कर्ज जो इनको आया इनके पास, उसमें यह फंसता चला गया, ठीक है, चुका नहीं पाया। उसके बाद चीनी फर्टिलाइजर कंपनी को ऋण न चुकाने के कारण पीपुल्स बैंक द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया श्रीलंका को, ठीक है। आज के डेट में चीन जो है इनको विशेष कोई मदद कर नहीं रहा है और चुप्पी साधे हुए है, और कर्ज माफ़ी की कोई योजना नहीं इनके लिए। इसके बाद सातवां है कृषि संबंधी नीतियाँ। काफ़ी ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि इन्होंने
बेसिर पैर का फैसला एक दिन में ले लिया। जो नीति है वो अच्छी है, लेकिन अचानक से ले लिया गया फैसला। पहले था कि 10 वर्षों में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको लागू करना है, यानी कि जो कीटनाशक उर्वरक है उसको 10 वर्षों में क्रमशः खत्म करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पूरी तरह निर्भर होना है। लेकिन एक दिन अचानक पूरे देश में इनको पता नहीं क्या हुआ, रात में सपने में आया, सुबह उठे, बस उर्वरक और कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। अब एक ही दिन में अचानक से लग गया तो अब उर्वरक का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो उत्पादन में कमी हो गई। कीटनाशक का भी प्रतिबंध लग गया, तो कीटनाशक नहीं छीटेंगे तो पीड़क जो कीट है वो फसलों को नुकसान पहुंचाए, उससे भी उत्पादन कम हुआ। उत्पादन में कम हुआ तो जो खाने पीने की वस्तुएं उसको आयात करना पड़ा, चावल भी आयात करना पड़ा, गेहूँ, चीनी सब आयात करना पड़ा। ठीक है, दवा दूध भी आयात करते हैं किया इन्होंने। और चाय का जो है निर्यात करते थे, अच्छा उसमें भी कमी हुई। तो ये कृषि संबंधी नीतियाँ के कारण जो है प्रभाव पड़ा। एक कारण ये भी ले सकते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव, तो कच्चा तेल, सूरजमुखी तेल और गेहूं की कीमतों में भारी मुद्रास्फीति हो गया। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं 8वां में। अब देख लेते हैं भारत की भूमिका क्या है और होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत की भूमिका में खाद्य और स्वास्थ्य मदद भारत ने किया है। 40,000 टन जो है चावल, 40,000 टन चावल जो है भेजा है। और जो ईंधन है, डीजल है और घरेलू खाना पकाने के लिए गैस, इस सब की मदद किया है भारत। ऋण सुविधा ने खाद्य उत्पाद, दवा इत्यादि खरीदने के लिए $1 अरब ऋण की घोषणा किया है। 1 अरब डॉलर ऋण की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। और 6,500 करोड़ रुपया जो है इनको ऋण दे चुका है, फरवरी तक में दिया जा चुका था। ये दूसरा हो गया। तीसरा है रक्षा सहयोग, इसमें है फ्री फ्लोटिंग डॉक सुविधा। फ्री फ्लोटिंग डॉक सुविधा। और एक है डोर्नियर टोही विमान, इन दोनों की पेशकश की है भारत ने। चौथा आप लिख सकते हैं उद्योगों का क्षमता निर्माण, जैसे भारत जो है उसमें फार्मास्यूटिकल उत्पाद का विकास निर्माण के लिए विकास कर सकता है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका जो है 85% फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो है आयात करता है। तो यहाँ पर अगर दवा उद्योग खुलता है तो उसको काफ़ी मदद मिलेगी। 5वां है अवसंरचनात्मक विकास। मन्नार और पुनेरियन में जो है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और बंदरगाह का विकास कर सकता है। 6ठा निवेश को बढ़ा सकता है। क्रेडिट लाइंस और करेंसी स्वैप की सुविधा को बढ़ा सकता है। आईटी सेक्टर का वहाँ जो है पहले से उसमें विस्तार कर सकता है और ज़्यादा निवेश बढ़ा सकता है। पर्यटन क्षेत्र जो है कुछ छूट देकर या प्रोत्साहन करके जो है बढ़ाया जा सकता है पर्यटन। 7वां है कृषि अनुभव साझा करना, जो यहाँ पर हमने देखा पहले भी, ये जो कारण था एक बड़ा कृषि संबंधी जो नीतियाँ उनकी थी, अचानक से कर दिया उन्होंने, पिरकनाशी और उर्वरकों पर बैन लगा दिया। तो हमारे यहाँ भी सिक्किम जो कि जैविक कृषि का एक मॉडल बन चुका है, उससे जो अनुभव है उसको साझा कर सकता है श्रीलंका को। ठीक है, इसके बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका, तो नकारात्मक प्रभाव है और सकारात्मक प्रभाव है। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला है शरणार्थी संकट। इसमें व्यापक शरणार्थी नीति की जो कानून है उसकी कमी है दोनों देशों के बीच। और प्रवेश से, अगर शरणार्थी प्रवेश करते हैं तो सामाजिक और आर्थिक चुनौती उत्पन्न होगी भारत में। चीन का प्रभाव, श्रीलंका ने चीन से मदद की मांग की है। अगर चीन श्रीलंका को मदद करता है और उसके बदले में अपना प्रभाव स्थापित करेगा तो ये भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। तीसरा, व्यापक व्यापार पर प्रभाव। जो वहाँ संचालित हैं व्यापार, अगर कोई व्यवधान होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, तो उसका जो
लागत होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। चौथा है विद्रोही समूह। जो विद्रोही समूह है, पहले से तमिल विद्रोही हैं या फिर सिंहली समुदाय है, वो भी शस्त्र उठा सकते हैं। पांचवा है पूर्व में किए गए निवेश संकट। जैसे इंडियन ऑयल है, उदाहरण दे सकते हैं आप, उसका जो निवेश से उसके राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो हो गया निगेटिव, नकारात्मक। सकारात्मक क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो चीन से अगर मोह भंग हुआ, जो कि हुआ भी है इसके कारण, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की जो नीति है, उससे श्रीलंका को बाहर रखना थोड़ा सुगम हो जाएगा, इससे मदद मिलेगी। दूसरा आप ले सकते हैं वैश्विक निर्यात में वृद्धि। चाय, वस्त्र इत्यादि जो निर्यात करता था श्रीलंका, वहाँ से अब निर्यात कम हुआ है, तो उसको भारत वहाँ पर हिस्सेदारी अपना बढ़ा सकता है वैश्विक बाजार में। तीसरा है अर्थव्यवस्था का गठजोड़ कर सकता है। आईटी सेक्टर और पर्यटन में जो है अर्थव्यवस्था का गठजोड़ हो सकता है। आईटी सेक्टर को वहाँ खोला जाएगा, पर्यटन का आदान प्रदान होगा, तो इकोनॉमिकली गठजोड़ होगा। चौथा है द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। जो पाक की खाड़ी में जो मत्स्य विवाद है उसका समाधान, सीमा संबंधित जो समस्या हो जाती है उसका समाधान कर सकते हैं। पांचवा है मदद करने से क्या होगा कि वहाँ जो श्रीलंका के जो आम जन है उसमें भारत के लिए सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसमें हम ये चीज़ नहीं लिख पाए थे। अगर समाधान श्रीलंका करना चाहे तो क्या क्या उसका हो सकता है समाधान? तो भारत मदद कर दिया और विश्व मदद कर रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो इनको कानून व्यवस्था सुधार करना पड़ेगा, अपना कानून व्यवस्था को बहाल करना। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला लेना पड़ेगा सरकार को, और राजपक्षे परिवार है उससे प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले लेना होगा। तीसरा कर सकते हैं आर्थिक नीतियाँ। जो आर्थिक नीतियाँ हैं इनकी, उसमें जो है आमूलचूल मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे घरेलू राजस्व है उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, सरकारी व्यय को कम करना होगा। जो रियायत और सब्सिडी दी गई है काफ़ी ज़्यादा, उसको थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा। चौथा आप कर सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर जो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कृषि चौपट हो गया था गलत नीतियों के कारण, तो उसको जो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चौथा जो है तमिल जो नेतृत्व है वहाँ पर, राजनीतिक नेतृत्व, उससे हाथ मिलाना चाहिए अभी संकट की घड़ी में। ठीक है, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो है सो आपसी सहयोग से संकट से उबर सकते हैं, और दूसरा है कि अगर इनसे मदद नहीं लेंगे और इन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया तो फिर इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो तमिल लोगों से जो है राजनीतिक नेतृत्व से इनको हाथ मिलाना चाहिए। छठा है कि पर्यटन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में था यह 12 से 13% इनका जीडीपी का जो है पर्यटन से आता था। तो पर्यटन को बढ़ाना चाहिए, पर्यटकों को आकर्षित करना चाहिए, कुछ सकारात्मक माहौल बनाए, कानून व्यवस्था का सुधार के कारण होगा ये, और कुछ रणनीति बनाना चाहिए। उसके बाद विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहिए। अगर कोई आर्थिक विशेषज्ञ जो पहले ये सलाह लेने से मना कर दिए थे, तो यहाँ भी लिया जा सकता है। पड़ोसी देशों से जो निस्वार्थ रूप से जो है सो मदद मिल रही है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है अपना समाधान कर सकता है श्रीलंका स्वयं से। अब देख लेते हैं लास्ट में कंक्लूजन में कुछ, कि भारत जन केंद्रित विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए भारत द्वारा। ठीक है, दोनों देशों के बीच में निकटता होगी इससे। और हमारे विदेश मंत्री, इसको आप कोट करके लिख सकते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए पड़ोसी प्रथम, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट वाला जो है डायलॉग इन्होंने दिया है, और वह श्रीलंका के साथ खड़ा है और हर संभव तरीके से हालात से उबरने में उसकी मदद करेगा। तो इनका कोट भी आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लास्ट कर सकते हैं इससे। साथ ही श्रीलंकाई संकट को वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर प्रभावी तरीके से उठाना चाहिए भारत को। इससे न सिर्फ भारत की कूटनीतिक बढ़त हासिल होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कट बढ़ेगा।
और चीन से श्रीलंका का मोहभंग हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को प्रभावित एवं नियंत्रित करेगा, जो भारत के हित में है। तो यही था जो संकट है, श्रीलंकाई संकट, उसके कारण हमने देखे और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, ये भी देखा हमने। श्रीलंका किस तरीके से अपना समाधान कर सकता है इस समस्या का, ये भी हमने देखा। अच्छा, चीन का जो इसमें क्या फैक्टर था उसको भी हमने देखा है, तो उससे रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, पहले जो भारत और श्रीलंका का क्या रिलेशन थे, अच्छे या बुरे, उसको भी हम लोगों ने इसमें वीडियो में देखा है इस टॉपिक में। अब इस पर बेस्ड एक तो क्वेश्चन को करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आप करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई संकट के कारणों की चर्चा करें एवं एशिया में इसके प्रभाव की विवेचना करें। एशिया में इसके प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद इस संकट के आलोक में सार्क एवं बिम्स्टेक जैसे संगठनों की आलोचनात्मक चर्चा करना है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, ये लिखना है आपको। दूसरा है, दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। ठीक है, एक तो आधा क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा सेकेंड हाफ में श्रीलंकाई संकट भारत एवं श्रीलंका के हितों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं इसमें भी, इसको भी आप लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन के बारे में जो भी चीज़ें हमने इससे पहले हम लोग चर्चा की हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन है, उसको आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन बढ़िया से लिखेंगे, इसमें जो फ्लो चार्ट है, फिगर वगैरह है, अगर दिखाना हो श्रीलंका और भारत का या फिर चीन वगैरह का, तो उसको आप अच्छे से ड्रॉ करके दिखलाएंगे इसमें। उसके बाद उसके जो इंट्रो के बाद जो बॉडी लिखा जाता है उसको बड़ी अच्छे से लिखेंगे, और कंक्लूजन भी अच्छा से डालेंगे। एक दिन में ये सब चीज़ नहीं होता है, इसका बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके इसमें सुधार होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस मतलब लिखना ही नहीं शुरू करेंगे, जब अच्छा होगा तभी लिखेंगे, तो कभी नहीं सुधार होगा। इसलिए लिखिए उसको और ख़ुद से ही चेक कीजिए। आप आलोचनात्मक होते हुए आप अपना आंसर को चेक करेंगे। 2 दिन 4 दिन छोड़ दिए, उसके बाद देखिए उसको चेक करके, तब आपको लगेगा कि अच्छा हमने यहाँ के यहाँ क्या कमी रखी है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आराम से आंसर आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।